अतीक अहमद के बेटे का कोई जुर्म है तो एकदम ये तो है नहीं कि आप गोली से मार दोगे। आपको उम्र कैद सज़ा भी दे सकते थे आप उन्हें, अदरवाइज़ आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने अतीक अहमद की सज़ा उसके बेटे को जो दी है वो धर्म को टारगेट बना करके दी है। और मुझे जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेयर का चुनाव है, उसको देखते हुए ये सब चीज़ें की गई है, जिससे कि स्काई टुडे न्यूज़ से मोहसिन और हम पहुंचे हैं जनपद सहारनपुर में। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक के महानगर अध्यक्ष हारिस भाई से, जो कि वार्ड नंबर 63 से पार्षद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे, जैसे कि आजकल अतीक के बेटे का इनकाउंटर होता है स्टेम द्वारा। इस संबंध में हम इनसे बात करते हैं और इनसे इनकी राय लेते हैं क्या मामला सही है या नहीं है। हारिस भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप बताइए कि जैसे अभी अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ था, ये आपकी नज़र में सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, जहाँ तक के मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे और ज़्यादातर लोगों से जो बात हो रही है वो उससे ये पता चला है कि ये जो इनकाउंटर हुआ है वो धर्म के आधार पर इनकाउंटर हुआ है। एक जगह तो बीजेपी ये बात करती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं। अगर बीजेपी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात कर रही है और अगर अतीक अहमद के बेटे ने अतीक अहमद के बेटे का कोई जुर्म है तो एकदम ये तो है नहीं कि आप गोली से मार दोगे। आपको उम्र कैद सज़ा भी दे सकते थे आप उन्हें, अदरवाइज़ आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने अतीक अहमद की सज़ा उसके बेटे को जो दी है वो धर्म को टारगेट बना करके दी है। और मुझे जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेयर का चुनाव है, उसको देखते हुए ये सब चीज़ें की गई है, जिससे कि धर्म को टारगेट करके बीजेपी मेयर के चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके। लेकिन अब ये हिंदुस्तान सांझी शहादत और सांझी विरासत का नाम है। यहाँ सब ने शहादत दी जब सबको विरासत मिली, वोट। और आज भी बहुत सारे गैर मुसलमान, चाहे वो हिंदू सिख जाट मराठा कोई भी हो, वो आज भी मोहब्बत और प्यार में विश्वास रखते हैं, वो आज भी इत्तेफाक इत्तेहाद के अंदर विश्वास रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया है अतीक अहमद को कि उसके बेटे को मार दिया जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए और चुनाव एक तरफा दिखा दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन अब मैं मांग करता हूँ, अदालत से मांग करता हूँ और नरेंद्र मोदी से मांग करता हूँ कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कीजिए। हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और फिर हम ये मांग करते हैं कि आप बहुत बारीकी के साथ इसको देखें कि ये क्या हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को मारना योगी जी के सरकार के अंदर टारगेट बन चुका है। और अगर बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है तो कहाँ है आज नजीब? उसकी माँ 8 साल से तड़प रही है, उसकी माँ, कोई सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं, कोई मंत्री ऐसा नहीं जहाँ के उसने दर दर की ठोकरें नहीं खा ली, लेकिन आज तक नजीब का पता नहीं चला। कहाँ है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? अगर विश्वास जीतना होता तो आज वो नजीब को पैदा करते, चाहे वो इस दुनिया में नहीं रहा जब उसकी माँ को बताते, और या फिर अगर वो इस दुनिया में है तो उसे ढूंढ करके लाते। लेकिन नजीब की माँ आज भी रात को और दिन रात उसकी किस्मत में रोना रह चुका है। कहाँ है पहलू खान के कातिल आज? उनका क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ आज तक? कहाँ है हाथरस की बेटी के कातिल आज? उनका क्यों नहीं आज तक इनकाउंटर हुआ है? कहाँ है आज? आज जो टेनी है जिन्होंने किसानों को कुचल करके मार दिया था, जिन्होंने किसानों के ऊपर उन्हें कानून से रौंद दिया था, आज वो जमानत पे बाहर है। तो हम इसे क्या देखेंगे कि ये एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक तरफा टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हम एनकाउंटर के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाए, मुसलमानों को टारगेट करके आप उन्हें एनकाउंटर कर दे, आप उन्हें जान से मार दे, आप गोली मार दे राह चलते गए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाली बात नहीं है। एक उनकी लाश का बहुत इशू बनाया जाए, कभी कह रहे दादा लेने आए, कभी नाना ले रहे आएंगे,
और पोस्टमास्टर में भी बहुत देरी से किया गया, इसके संबंध में क्या मामला? अभी मुझे उस बारे में नहीं पता है, क्योंकि कल एनकाउंटर हुआ है और उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था। अब जाकर के मैं न्यूज़ देखूंगा तो अब जाकर के पता चलेगा कि सरकार क्या रुख अपना रही है, सरकार की क्या गाइडलाइन है इस बारे में, और माँ बाप क्या चाहते हैं इस बारे में। तो उसके बाद ही इसका उत्तर दे पाएंगे कि वो उसके दादा लेने के लिए आ रही है या सरकार कुछ दबाव बना रही है, कुछ इस तरह से। अभी मुझे नहीं पता है इस बारे में। एसटीएफ का यह कहना है कि वो भी आतंकवादी की पर भी कुछ केस लगाए गए या इस तरह के मामले। आतंकवादी किसे कहते हैं? पहले तो सरकार को ही जवाब मांगना चाहिए एसटीएफ से, आतंकवाद है क्या? हम तो आतंकवाद तो कोई धर्म ही नहीं मानते हैं, और अगर उन्होंने आतंकवाद का कोई ऐसा अपराध किया है तो आप बताइए कौन सा है, क्या अपराध है? कौन से उनके चीन से संबंध थे, कौन से उसके पाकिस्तान से संबंध थे, कौन से उसके अफगानिस्तान संबंध? तो अगर जांच के अंदर सही पाया गया है तो ऐसे की सजा एनकाउंटर है, मौत है, और अगर नहीं आतंकवाद उससे साबित है तो बताइए फिर मारने वालों की क्या सजा होनी चाहिए। एक इंटरव्यू में जब अतीक साहब को अदालत लाया जा रहा था प्रयागराज में, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे पुलिस मारना चाहती है। पुलिस की वैन से बैठे एक पत्रकार ने पूछा था टीवी के, तो उस संबंध में क्या करना चाहिए? हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो सकता, क्योंकि आजकल योगी सरकार का कुछ नहीं पता, कौन कहाँ बच जाए और कौन कहाँ मर जाए। नाजायज किसी को भी है कुछ भी, मतलब इस टाइम हिटलर ने भी इतनी तानाशाही नहीं दिखाई होगी जितना इस टाइम उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार दिखाने का काम कर रही है। और यहाँ से दो शब्द अगर हम बोले गए तो समझिए अपनी जान आफत में डालना है। हम मोदी जी की सरकार को तो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें केंद्र की सरकार को, हालांकि केंद्र ने भी कलम पर बंदूक का पहरा लगा रखा है, लेकिन जितना पहरा उत्तर प्रदेश के अंदर है और जितना नंगा नाच उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है कि संविधान और लोकतंत्र के अंदर मर्यादा में रह करके हम कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं, किसी का बचाव नहीं कर सकते हैं, इससे पहले कि सामने वाले को डर लग जाता है कि तुम्हें ना जेल में डाल दे, तुम्हें ना बंद कर दे। तो हम तो यही कहेंगे कि हम आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी की भी ये कोट है और हजरत अली का भी कौल है, इमाम हुसैन का भी कौल है कि जुल्म के खिलाफ बोलते रहो, वरना जितनी देर में जुल्म के खिलाफ बोलोगे तुम्हारे कौम के बच्चों को इतनी ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मैं जुल्म के खिलाफ बोलूंगा तो मैं जरूर जुल्म के खिलाफ, लेकिन बहुत देर में बोलूंगा तो इतनी हमारे बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। और अगर हमारे देश की जनता पहले ही जुल्म के खिलाफ बोल रही तो इतनी ही कम कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हम कुर्बानी से पीछे नहीं है, हमारा देश तो कुर्बानियों का बना हुआ है, इसीलिए हमने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया देश से। आखिर में इस तरह के मामले कई बार हो चुके हैं, अतीक के बेटे के साथ ही नहीं, इससे पहले कई मामले ऐसे हुए हैं। तो आप अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज अतीक के बेटे के साथ हुआ है, कल को ओम प्रकाश के बेटे के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये छोड़ तो किसी को नहीं रहेगा। उधर से खुश करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, और इसीलिए मेरा दूसरा भाई उन्हें वोट दे देता है। लेकिन ये देश जब भी तरक्की और उन्नति और प्रगति कर सकता है जब यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक थाली के अंदर बैठ करके खाना खाएगा। ये देश जब भी तरक्की कर सकता है जब राम और श्याम एक दूसरे के दुख और सुख में साथ देंगे। ये मुल्क जब भी तरक्की कर सकता है जब आरिश अपने वरुण शर्मा को, अपने अमरदीप जैन को, या उनके किसी भी अपने मतलब अर्थी को कंधा देगा, या फिर वो आरिश के जनाजे को कंधा देगा। ये देश जब ही तरक्की कर सकता है जब वो आरिश को मिट्टी देगा। आज आप मेरे तिलक लगा दो और मेरे हिंदू भाई के टोपी पहना दो, बताओ योगी आदित्यनाथ साहब क्या कोई सा भी हो, कोई नहीं पहचान करके बता सकता है ये हिंदू है या मुसलमान है। और हमारे देश का लोकतंत्र तो यही है, ये इतनी खूबसूरत लोकतंत्र है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र नहीं। यहाँ 36 बिरादरियाँ है, 36 धर्म है, 36 भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। ये इसी चीज़ की मिसाल है कि यहाँ पर प्यार और मोहब्बत राज करता है। इमाम हुसैन से सबक लेकर के महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास 72 साथी इमाम हुसैन जैसे होते तो मैं 2 दिन में हिंदुस्तान को आज़ाद करा देता अंग्रेजों से। और जो मैंने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है वो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन से, उन्हें अपना आइडल बना करके ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का काम किया है। कि क्योंकि जब 72 की फौज हज़ारों से लड़ सकती थी तो हम लाखों आदमी, करोड़ों आदमी हज़ारों से क्यों नहीं लड़ सकते।
चलिए, सबसे आखिर में आप वार्ड नंबर 63 से चुनाव भी लड़ रहे हैं, इस संबंध में अपने वार्ड को साथ साथ में क्या संदेश है, एक छोटा संदेश? बस वार्ड नंबर 63 के लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि 4 मई को चुनाव है और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके वार्ड 63 की मेरी वालदा प्रत्याशी है आसिफा परवीन, उन्हें भारी से भारी मतों से जिताने का काम करें। जिस तरह से पूर्व में मैंने हमेशा की बात यही नहीं कि अपने वार्ड की, हमारे शहर सहारनपुर के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुद्दा ऐसा हुआ है तो हमने आवाज़ उठाने का काम किया है। इसी तरीके से हम अपने वार्ड की भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे और बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टस इंशाल्लाह हम लोग लाने का काम कर रहे हैं अपने वार्ड वालों के लिए, और डोर टू डोर जा करके हम उन्हें दिखाने का काम करेंगे कि देखिए अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। हम न हो हल्ला, न किसी तरीके की हम भीड़ भड़ाका, हम लोग डोर टू डोर जा करके जनसंपर्क करने का काम करेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड 63 के लोग इस बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और राहुल गांधी जी के हाथ में ये सीट मैं परोस के दूंगा कि देखिए जो आपको आपके साथ ज्यादती करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया एमपी से, इतना फर्क वार्ड 63 के लोगों को पड़ा है कि आपको सबसे पहले पार्षद बना करके जिताने का काम किया है। वो यही कहेगा और क्या कहेगा, और पूरी कांग्रेस वार्ड 63 की जनता के साथ खड़ी है। इसलिए हकीम रमजान भी आखिर पूरा होने वाला है और खुशी की बात है कि आखिरी जुमा और अगले दिन ईद है। इस ईद पर एक क्या मतलब संदेश और एक शुभकामनाएं? मैं तो ईद पे भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि रमज़ान जैसा मुबारक महीना हम लोगों के बीच से जा रहा है। और अभी कल भी मैंने इंटरव्यू दिया है कि योगी जी ने जानबूझ करके ही रमज़ान में ईद के बाद चुनाव इसलिए रखे हैं क्योंकि रात को तरावी हो रही है, दुआएं होगी, उसके बाद 10 दिन तक मुसलमान ईद मनाता है अपनी, तो कहाँ से वो हमारी बात सुन लेगा, कहाँ से हमारी बात वो मान लेगा और किस तरह से वो अपने अच्छे प्रत्याशियों को चयन कर पाएगा। और ईद के बाद समय भी बहुत थोड़ा, ईद के बाद समय भी कम बहुत रह जाएगा। तो इसलिए मैं अपने उन तमाम लोगों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम ताने बाने के साथ ईद को बनाते हैं और बड़े ही भाईचारे और प्यार के साथ ईद को बनाने का काम करेंगे। और सहारनपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के मेयर को और वार्ड 63 के अंदर कांग्रेस के पार्षद को जिताने का काम करेंगे। और मेयर यहाँ सहारनपुर के अंदर ऐसा होगा जैसे कि दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक के महानगर अध्यक्ष हारिस सिद्दीकी साहब। हमने कुछ मुद्दों को लेकर बात की। आज के लिए बस